जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। हम पढ़ रहे थे बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। अभी हमने एक बार वीडियो बना दिया था और क्या हुआ था, वीडियो जो है पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। अब दोबारा से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या करना। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। हमने बाहरी जीन पढ़ लिया था ना, और जीन की अभिव्यक्ति पढ़ ली थी। जीन की अभिव्यक्ति पढ़ ली थी। आज पढ़ना है पुनर्योगज प्रोटीन के बारे में। पहले ये तो जान लें बाहरी जीन उत्पाद है क्या चीज, कि हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, ये नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले ये जान लें बाहरी जीन है क्या चीज, बाहरी जीन उत्पाद क्या है। ध्यान से देखना, ये मान लो मानव के अंदर जो डीएनए में इंसुलिन का जीन है वो है, ध्यान सुनना। और ये कोई बैक्टीरिया है, ध्यान से देखना, ये मानव का जीन है। हमने इसको किस में डाला है, बैक्टीरिया में डाला है। देखो, मानव की जाति दूसरी होती है, बैक्टीरिया की जाति दूसरी, पूरा पूरा अलग ही जीव है। ध्यान सुनना, जब पहले हेडिंग डाले तब क्या था, अच्छा पहले बता देता हल्का सा। ध्यान सुनना कि बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। मान लो इनका जो इंसुलिन का जीन है हमने इसमें डाल दिया है, ध्यान सुनना, इसमें डाल दिया। अब क्या होगा, ये वाली इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा, मतलब ये वाला प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, ये वाला प्रोटीन जो जीन है ये क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। तो वही है कि बाहरी जीन, इस जीन के उत्पाद को प्राप्त करना, बाहरी जीन के उत्पाद को प्राप्त करना, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो पहली हेडिंग डालते हैं हम लोग पुनर्योगज प्रोटीन। पुनर्योगज प्रोटीन, पहले आप लोग हेडिंग डालो, पहले फैन चलाए हैं, गर्मी तेज है। पुनर्योगज प्रोटीन, और हल्का सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, पंखे की आवाज़ आएगी, फैन की आवाज़ आएगी। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, आप इसे नोट करो हेडिंग। पहले हम फैन चलाएं। हाँ, सब कुछ बढ़िया है। तुम्हें ये पढ़ना है पुनर्योगज प्रोटीन होती क्या। ध्यान सुनना, पहले लिख लें तब समझाएं। यदि किसी जीन को, यदि किसी जीन को किसी विषम जात जीव में डाला गया हो, और वो अभिव्यक्त यानी प्रोटीन बनाए, अभिव्यक्त हो, तो ऐसी प्रोटीन को पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। तो ऐसी प्रोटीन को पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। ध्यान सुनना कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है विषम जात। क्या लिखा है, विषम जात। ये लिखो, चाहे विषम जात परपोषी लिखो, विषम जात परपोषी। ध्यान सुना, अभी हम इसका मतलब बताएंगे विषम जात परपोषी होता क्या है। पहले हम इतना अभी जान ले, पहले लिख दे तब, अच्छा पहले जान लो तब क्या। ध्यान सुना, पहले मान लो कोई जीन बना दिए, वही कह रहा है यदि किसी जीन को किसी विषम जात का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये है इंसान, ध्यान सुना, ये इंसान है, कल्लू, कौन है भैया, कल्लू। और इधर एक मान लो चूहा है, कौन है, चूहे का जीन है, ये चूहे की कोशिका है। किसकी कोशिका है, चूहे की कोशिका है। अब क्या करें,
इनका जीन निकाल के हम चूहे की कोशिका में डाल दें, देखना इन कल्लू की जाति कोई दूसरी है, कल्लू होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस है, और जो ये है रेटस रेटस है, रेटस रेटस है। ध्यान सुनना, जो इनकी जाति है और इनकी जाति है एकदम अलग 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 है, एकदम अलग अलग है। अगर चूहे का जीन चूहे में ही डालते तो समजात होता, क्या होता, समजात होता। लेकिन इंसान का जीन चूहे में डाल रहे हैं, इंसान का जीन चूहे में डाल रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, विषम जात। इसे क्या बोलेंगे, विषम जात। क्या बोलेंगे, विषम जात परपोषी। जिसमें डालेंगे उसे ही बोलेंगे विषम जात परपोषी। अगर मान लो चूहे का जीन इसमें डालते, कल्लू में डालते, तो कल्लू क्या होता, विषम जात परपोषी। क्या होता, विषम जात परपोषी। क्या होता, विषम जात परपोषी। ध्यान सुनना, यदि किसी जीन को किसी विषम जात परपोषी, यदि किसी जीन को किसी विषम जात परपोषी में डाला गया हो और वो अभिव्यक्त हो, मतलब प्रोटीन बनाए, क्या करे, प्रोटीन बनाए, तो जो प्रोटीन बनेगी उसे क्या कहेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन। क्या कहेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन, यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। आप इसको उतारो पहले। इसके बाद हेडिंग डालना है विषम जात। विषम जात आप भूल जाएंगे इसलिए हम लिखवा रहे हैं, विषम जात परपोषी। किसी, ध्यान सुनना, विषम जात क्या होता है, जब किसी जीव में किसी दूसरी जाति का जीन या डीएनए डाला जाता है, डीएनए डाला जाता है, तो जिस जीव में जीन डाला जाता है उसे विषम जात परपोषी कहते हैं, तो उसे विषम जात परपोषी कहते हैं। अच्छा, मान लो हम केवल विषम जात बोले, परपोषी ना बोले, तो ध्यान सुनना पहले। विषम जात का मतलब होता है दोनों को की जातियां सेम ना हो, एक इंसान हो तो एक कुत्ता हो, एक बिल्ली हो, कुछ भी हो सकता है। अगर सम जात के दोनों की जातियां सेम हो। अब परपोषी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका जीन इसमें जा रहा है, इसका जीन इसमें जा रहा है, इसलिए परपोषी शब्द लगाया गया है। अब इसको आप बता दो। पुनर्योगज प्रोटीन भी हो गई, विषम जात परपोषी भी हो गया। अब हमें पढ़ना सतत संवर्धन। पहले आप इसको पढ़ लो। आज हम एक कहानी सुनाएंगे आपको। कहानी है दादी और पोते की। लास्ट में अगर याद रहेगा तो पक्का सुनाएंगे, नहीं कोई बात नहीं। पुनर्योगज प्रोटीन क्या होती है, यदि किसी जीन को किसी जीव या किसी विषम जात, यदि किसी जीन को किसी विषम जात परपोषी में डाला गया हो और उसमें अभिव्यक्त हो, मतलब प्रोटीन बनाए, तो जो प्रोटीन बना रहा है उसे क्या कहेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन। क्या कहेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन। ध्यान सुनना, यदि इंसान का जीन बैक्टीरिया में डाला गया हो, यदि इंसान का जीन बैक्टीरिया में डाला गया हो और बैक्टीरिया में अभिव्यक्त हो, यानी प्रोटीन बनाए, तो जो प्रोटीन बनेगी उसे क्या कहेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। ठीक, हमने यहाँ पर विषम जात शब्द क्यों नहीं लगाया, हमने कहा जब इंसान का जीन बैक्टीरिया में डाला गया हो, हमने पहले ही बता दिया वो बैक्टीरिया है और ये इंसान है, मतलब दोनों की जाति अलग अलग है, तो विषम जात बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसा बोल दें, यदि किसी जीव का जीन, यदि किसी जीव, या बोल सकते हैं यदि किसी जीव को किसी विषम जात, हमने यहाँ पर नाम नहीं किया किस में डाल रहे हैं, वही हमने बोल दिया, यदि किसी जीन को किसी
विषम जात परपोषी में डाला गया हो, किसी विषम जात परपोषी में डाला गया हो और अभिव्यक्त हो यानी प्रोटीन बनाए, तो जो प्रोटीन बनी इसे क्या कहेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन। विषम जात क्या होता है, जब किसी जीव में किसी दूसरी जाति, ध्यान सुनना, जब किसी जीव में किसी दूसरी जाति का जीन डाला जाता है, तो जिस जीव में जीन डाला जाता है उस जीव क्या बोलते हैं, विषम जात परपोषी। क्या बोलते हैं, विषम जात परपोषी। अब इसको बिठाते हैं। अब अगली हेडिंग है सतत संवर्धन। क्या है, सतत संवर्धन, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। सतत संवर्धन तंत्र, सतत संवर्धन तंत्र, डालो हेडिंग। सतत संवर्धन तंत्र, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, यह एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है। एक बार देख लें, कुछ लोग लिख लें, तब पता नहीं बन रहा है वीडियो नहीं, बन तो रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही। यह एक ऐसी विधि है जिसमें ध्यान सुनना, एक तरफ से उपयोग किया हुआ पदार्थ बाहर निकाला जाता है तथा दूसरी तरफ से कच्चा पदार्थ अंदर डाला जाता है। अंदर डाला जाता है ताकि कोशिका अपनी सर्वाधिक सक्रिय प्रवस्था, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज में बनी रहे। ठीक है, और अधिक जैव मात्रा उत्पन्न हो, जिससे अधिक वांछित प्रोटीन उत्पन्न हो। अब हम आपको समझाते हैं, जो हमने इतना बड़ा लिख दिया रायता, तो इसको हम समझाते हैं। सतत संवर्धन तंत्र क्या होता है, यह एक विधि है जिसमें क्या होता है, ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, मान लो इसके अंदर कोई कोशिका, ढेर सारी कोशिका रखी है। अब इन कोशिका को भोजन चाहिए, भोजन मतलब कच्चा पदार्थ, ढेर सारी कोशिका। ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, एक तरफ से उपयोग किया हुआ पदार्थ बाहर निकाला जाता है। ये कोशिका जो पदार्थ इसके अंदर पहले दिया गया था, भोजन वगैरह, ये उसको खाई, मतलब इस्तेमाल की, एनर्जी ले ली, और वेस्ट पदार्थ जो बना उसको एक तरफ से बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, एक तरफ से बाहर निकालते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ से कच्चा पदार्थ हम लोग अंदर डालते हैं, दूसरी तरफ से कच्चा पदार्थ अंदर डालते हैं। अब सुनना,
अगर हम कच्चा पदार्थ अंदर नहीं डालेंगे तो कोशिका जो है काम नहीं कर पाएगी, मतलब जब भोजन नहीं पाएगी, जब कोशिका भोजन नहीं पाएगी, पोषण नहीं पाएगी, न्यूट्रिएंट नहीं पाएगी, तो जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी, काम नहीं करेगी। ध्यान सुनना, अब इधर से हम लोग कच्चा माल डाल रहे हैं तो कोशिका को भोजन बकायदे मिल रहा है, पर्याप्त रूप में मिल रहा है। जब पर्याप्त रूप में मिलेगा तो क्या होगा, अपनी सर्वाधिक सक्रिय अवस्था, अपनी सर्वाधिक सक्रिय अवस्था में बनी रहेगी और अधिक से अधिक क्या होगा, जैव मात्रा बनाएगी। क्या बनाएगी, जैव मात्रा बनाएगी, मतलब उत्पाद बनाएगी। और इस उत्पाद में ढेर सारी प्रोटीन होगी। क्या होगी, प्रोटीन होगी। वही सब लिखा, ध्यान सुनना। हम फिर समझाते हैं एक बार आपको दूसरी भाषा में, ध्यान सुनना। जैसे मान लो यह है कल्लू, कौन है, कल्लू। कल्लू जो है 5 आलू, कल्लू जो है 5 रोटी, मतलब मान लो कल्लू 5 रोटी एक दिन में खाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हम कल्लू को दे रहे हैं 2 रोटी दे रहे हैं, तो कल्लू पूरी रोटी तो खा जाएंगे, लेकिन मान लो पहले क्या करते थे, पहले 5 घंटा काम करते थे, 5 घंटा काम करते थे, 5 रोटी खाते थे एक दिन में और 5 घंटा काम करते थे। अब हमने कल्लू को दिया 2 रोटी, तो कल्लू 2 रोटी तो खा जाएंगे, लेकिन अब जो काम है, काम इतना नहीं कर पाएंगे, काम इतना नहीं कर पाएंगे। कम से कम हम कल्लू को 7 रोटी दें तो ये होगा कि 5 खा जाएगा, 2 तो बची रहेगी। और अब क्या होगा, जब भूख लगे फिर इस्तेमाल कर लेगा। ये कहने का मतलब ये है कि ध्यान सुनना, मेरे पास कच्चा मटेरियल रखा रहे ताकि जो कोशिका, ध्यान सुनना, ये कोशिका में ढेर सारी हैं, जैसे हम कच्चा मटेरियल इतना डालते रहें जिससे कोशिका अपनी सबसे सक्रिय अवस्था, कोशिका अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में बनी रहे। जब सबसे सक्रिय अवस्था में रहेगी तो सबसे ज़्यादा काम करेगी, मतलब सबसे ज़्यादा जैव मात्रा बनाएगी। क्या बनाएगी, सबसे अधिक जैव मात्रा बनाएगी। ध्यान सुनना, सबसे सर्वाधिक सक्रिय प्रावस्था में बनी रहे और सर्वाधिक जैव मात्रा उत्पन्न हो, जिससे क्या होगा, वांछित प्रोटीन ढेर सारी हमें मिल जाएगी, ढेर सारी मिल जाएगी। अब इसको आप बता दो, एक तरफ से कच्चा पदार्थ डालते हैं, दूसरी तरफ से उपयोग किया हुआ पदार्थ निकालते हैं, और समय समय पे क्या होता है, हम लोग जैव मात्रा निकलती है, निकालते रहते हैं, उसमें से प्रोटीन भी निकाल लेते हैं। वही सब लिखा है इसमें। अब ध्यान सुनना, आगे हमें पढ़ना है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, ध्यान सुनना, बायोरिएक्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात तो ये, जो सतत संवर्धन तंत्र है, यह एक विधि है। क्या है, विधि है। ध्यान सुनना, सतत संवर्धन तंत्र एक विधि है। हमने कच्चा माल इधर से डाला, इधर से हम यूज किया हुआ पदार्थ निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हो, कच्चा माल डालेंगे तो क्या सब कोशिका के पास पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। मान लो इतनी बड़ी थाली रखी है, एक साइड डाल दे, कच्चा माल रख दे, तो सब कोशिका के पास नहीं आएगा ना। वही हो जो वहां से ला के ऐसे पूरे फैला दे। ध्यान सुनना, तो क्या हम लिखा कि यह क्या है, एक विधि है। क्या है यह विधि, सिर्फ हमें पता है कैसे से किया जाता है, लेकिन ध्यान सुनना, सतत संवर्धन तंत्र, इसे मिटा देते हैं पहले। ध्यान सुनना, सतत संवर्धन तंत्र, लिखना नहीं कुछ आगे, को नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, तापमान, पीएच, O2, ध्यान सुनना, इत्यादि। फिर से ध्यान सुनना, पहले हम क्या बोल रहे हैं, सतत संवर्धन तंत्र, सतत संवर्धन तंत्र को नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। ध्यान सुनना, ये जो कोशिकाएं हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर काम करेंगी, पीएच फिक्स होगी तब काम, ज़्यादा पीएच हो गई या कम पीएच हो गई तभी काम नहीं करेगी। इसको बराबर ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोशिका मर जाएगी, कोशिका मर जाएगी, काम नहीं करेगी। वही लिखा है, सतत संवर्धन तंत्र को नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। तापमान, पीएच, ऑक्सीजन हो गया, अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो नहीं काम कर पाएगी। तो
सतत संवर्धन तंत्र को नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता हो, जैसे तापमान, पीएच, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब बायोरिएक्टर में ही संभव है। किसमें संभव है? बायोरिएक्टर में ही संभव है। तो हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे अब बायोरिएक्टर। ये तो एक विधि ऐसे जैसे मान लो हमने कहा ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज रिएक्शन। कल हमने पढ़ा था कि ऊर्ज रिएक्शन। अब आपको पता है कि जब 2 मोल एल्किल हाइड के सोडियम मेटल धातु शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करते हैं तब बना लेते हैं एल्केन। हमें तो पता है ऐसे बन रहा है, हमने इस पर लिख दिया, विधि है। लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें टेस्ट ट्यूब वगैरह चाहिए ना, सबको चाहिए ना बकायदे। ये हमने बोर्ड पर लिख दिया, हमने विधि केवल लिखी है, लेकिन कराएंगे कहाँ? जिसमें कराते हैं उसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। वैसे ही जो सतत संवर्धन तंत्र है इसको हमने लिख दिया है, इसको करवाते किसमें? एक पात्र होता है बड़ा सा जिसमें हम लोग मतलब ये सारा काम करवाते हैं, उसे कहते हैं बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर। एक बर्तन होता है। क्या होता है? बर्तन होता है। तो हम लोग अब हेडिंग डालेंगे बायोरिएक्टर। अगर हम एक काम करें, हम देखें सारा कुछ सही है, नहीं मिटा देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। अब ठीक है, चलो पहले से मिटाएं और हेडिंग डालते हैं हम लोग बायो रिएक्टर। हेडिंग क्या डालना है? बायो रिएक्टर। हम लोग डाल दे हेडिंग, पहले क्या डालें हम लोग? ये डाल दें बायो रिएक्टर की आवश्यकता क्यों? बायो रिएक्टर की आवश्यकता क्यों? हम लोग पहले ये जान लें, हम लोग बायो रिएक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता ही क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग इसका मतलब क्यों का मतलब जान नहीं पाएंगे तो पढ़ने को सिर्फ रटते रहेंगे, जो हमारे बायो रिएक्टर बायो रिएक्टर बायो रिएक्टर। हम रटते हैं क्यों? पहले हम तो ये जान लें क्यों पढ़ रहे हैं, बायो रिएक्टर क्या करते हैं इससे, तो वही लिख रहे हैं हम आगे। सतत संवर्धन तंत्र एक विधि है। क्या है? विधि है। सतत संवर्धन तंत्र एक विधि है जिसे नियंत्रित वातावरण की जरूरत होती है। नियंत्रित वातावरण की जरूरत होती है। ध्यान सुनना, सतत संवर्धन तंत्र एक विधि है, ठीक है। हाँ, ये तो विधि मुझे पता है, लेकिन इसको करवाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। जैसे तापमान, ठीक, ऑक्सीजन, पीएच और मिश्रण की आवश्यकता। देखो हम बता रहे हैं क्या होता है सर, मिश्रण की आवश्यकता। ध्यान सुनना, पहले लिख देता हूँ। ये सभी बायोरिएक्टर में ही संभव है। मतलब जो ये सुविधाएं हैं कहाँ संभव है? बायोरिएक्टर में ही संभव। ध्यान सुनना, हमने कहा जो सतत संवर्धन तंत्र था, क्या था भैया, कि इसमें ढेर सारी कोशिकाएं थी, भरी थी। इधर से हम लोग कच्चा पदार्थ डाल रहे थे, इधर से उपयोग के पदार्थ निकाल रहे थे, जैव मात्रा निकाल ले रहे थे, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मान लो हमने इधर से कोशिका डाली, कच्चा पदार्थ डाला। अब कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो क्या करे, इसको ऐसे मिक्स करता रहे, हिलाता रहे, ताकि सारी कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट बाकायदे मिलता रहे और सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलता रहे, और कोशिका जो पीएच है, पीएच बराबर है, सब कुछ बराबर रहे। तो ध्यान सुनना, सतत संवर्धन तंत्र एक विधि है
जिससे नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है। इसको नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे तापमान, ऑक्सीजन, पीएच। पीएच ऐसे होता है, ऐसे होता है पीएच। मिश्रण की आवश्यकता, मतलब कोई हो जो ऐसे हिलाता रहे, मिक्स करता रहे, एजिटेट करता रहे, ताकि सब मिक्स हो जाए। ये सभी कहाँ संभव है? बायो रिएक्टर में संभव है। कहाँ संभव है? बायो रिएक्टर में संभव है। हम लोग इस बार हेडिंग डालेंगे बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर, बायो रिएक्टर हेडिंग डाल देंगे बायो रिएक्टर। देखें रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक, बायो रिएक्टर। ध्यान सुनना, यह एक बड़ा बर्तन होता है, बड़ा बर्तन या पात्र बोलो आप। यह एक बड़ा पात्र या बर्तन होता है। पात्र थोड़ा अच्छा शब्द होता है, बर्तन गांव शब्द होता है। तो यह क्या होता है? यह एक बड़ा पात्र होता है जिसमें 100 से 1000 लीटर, कितना? 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन किया जा सकता है। इसमें 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन किया जा सकता है। पहले आप लिखो इसको। बायो रिएक्टर क्या होता है? एक बड़ा बर्तन होता है। क्या होता है? एक बड़ा बर्तन होता है जिसमें 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन किया जा सकता है। आप लिखो एक क्वेश्चन तो हम देखें तो ये क्लियर है ना? एक सेकंड। अभी विजिबिलिटी कम है, ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं सब गड़बड़ा जाएगा अभी। ध्यान सुना? हाँ ठीक है। जिसमें कोशिकाओं के लिए उपर्युक्त क्या होता है? परिस्थिति होती है। उपर्युक्त परिस्थितियां होती हैं। कौन कौन सी लिखे थे अभी पहले? उपर्युक्त परिस्थितियां होती हैं। उपर्युक्त परिस्थितियां होती हैं, ध्यान सुनना। जैसे कौन कौन सी? तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, लवण इत्यादि लिख दो बस। बाकी ध्यान सुनना। पहले हम लोग जान लो बायो रिएक्टर है क्या चीज़। मेरे पास वो है नहीं समझाने वाला, इसमें नहीं समझा पाएंगे हम। चलो मेरे पास कुछ नहीं समझाने के लिए, तो देखना आप। बायो रिएक्टर क्या होता है? एक बड़ा सा बर्तन होता है। क्या होता है? बायो रिएक्टर क्या होता है? एक बड़ा सा बर्तन होता है। क्या होता है? एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें 100 से कितने लीटर? 1000 लीटर तक संवर्धन किया जा सकता है। और जो कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं उनके संवर्धन के लिए, जिसमें कोशिकाओं के लिए क्या होता है? उपर्युक्त परिस्थितियां होती हैं, जिसमें कोशिकाओं के संवर्धन के लिए, यहाँ संवर्धन लिखो, संवर्धन के लिए उपर्युक्त परिस्थितियां होती हैं। जैसे क्या क्या हो गया? तापमान, पीएच, O2, लवण इत्यादि। अब ध्यान सुनना, हमने बायो रिएक्टर पढ़ लिया। अब सुनना, बायो रिएक्टर जो होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला बायो रिएक्टर जो होता है वो होता है स्टीयरिंग टाइप। कौन सा होता है? स्टीयरिंग टाइप। कौन सा होता है? स्टीयरिंग टाइप।
उसका नाम होता है स्टीयरिंग व्हील। हम लिख दे रहे हैं सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप होता है। स्टीयरिंग, और इसे बोलते हैं विलोडन। क्या बोलते हैं? विलोडन। पहले एक बात देख लें हम, नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब तक आप नोट करो इसको। हाँ ठीक, एक बार हम फिर समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्या होता है जो बायोरिएक्टर है, क्या होता है, एक बहुत बड़ा बर्तन होता है, बहुत बड़ा पात्र होता है, जिसमें क्या होता है 100 लीटर से 1000 लीटर तक संवर्धन किया जा सकता है। 100 लीटर से 1000 लीटर तक उत्पाद बनाया जा सकता है, वही लिखा है, संवर्धन किया जा सकता है, जिसमें कोशिकाओं के संवर्धन के लिए उपर्युक्त परिस्थितियां होती हैं, जैसे तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, लवण। अब सुनना, ये सब उपर्युक्त परिस्थितियां दी जाती हैं, ठीक है, ये सब दी जाती हैं, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। अब ध्यान सुनना, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बायोरिएक्टर, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा होता है? स्टीयरिंग टाइप। कौन सा होता है? स्टीयरिंग टाइप मतलब प्रकार होता है, स्टीयरिंग प्रकार या विलोडन प्रकार का होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो बायोरिएक्टर होता है वो होता है स्टीयरिंग टाइप। कौन सा होता है? स्टीयरिंग टाइप या विलोडन। क्या होता है? विलोडन। क्या बोलेंगे? विलोडन, विलोडन, विलोडन। अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब हाँ, कहानी सुनानी थी आपको, तो पहले एक बार फिर से रिवाइज करके तब कहानी सुनते हैं हम लोग। पहले मैं आज क्या क्या पढ़ा, ध्यान सुनना। पुनर्योगज प्रोटीन पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? पुनर्योगज प्रोटीन। चलो भैया, पुनर्योगज प्रोटीन क्या होती है? यदि किसी जीन को विषम जात, किसमें? विषम जात जीव में प्रवेश करा दिया जाए, उसके बाद क्या हो, ये अभिव्यक्त हो, मतलब प्रोटीन बनाए, तो जो प्रोटीन बनी उसे क्या बोलते हैं? पुनर्योगज प्रोटीन। क्या कहते हैं? पुनर्योगज प्रोटीन। विषम जात क्या होता है? जब किसी जीव का डीएनए दूसरे जीव में डाला जाए, तो जिसमें डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विषम जात। क्या बोलते हैं? विषम जात। लेकिन इन दोनों की जाति सेम नहीं, अलग अलग। जैसे एक इंसान है तो दूसरा चूहा या बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, सेम जाति नहीं होनी चाहिए, सेम जाति नहीं होनी चाहिए। सतत संवर्धन तंत्र क्या होता है? इसमें एक तरफ से कच्चा पदार्थ डालते हैं, दूसरी तरफ से उपयोग के पदार्थ निकाल लेते हैं, और जैव मात्रा भी निकालते रहते हैं, ठीक है। अब सुनना, जो ये सतत संवर्धन तंत्र एक विधि है, इससे क्या करते हैं कि इसको करने के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है और नियंत्रित वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसे तापमान, पीएच हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या घुमाने वाला, मिश्रण करने वाला, ये सब चाहिए होता है। यहाँ भी लिखने में कोई समस्या नहीं है, यहाँ चाहे लिखो चाहे न लिखो। अब सुनो, ये सब चाहिए होता है, तो ये सब कहाँ हो पाता है? ये सब एक बड़े से पात्र में हो पाता है, जिसका नाम है बायोरिएक्टर। क्या नाम है? बायोरिएक्टर नाम। क्या नाम है? बायोरिएक्टर। तो हमने बायोरिएक्टर की आवश्यकता पढ़ ली। क्यों? क्योंकि इसमें सारी सुविधा होती है। अब सुना, बायोरिएक्टर क्या होता है? एक बहुत बड़ा पात्र होता है, बर्तन होता है, जिसमें 100 लीटर से 1000 लीटर तक संवर्धन किया जा सकता है, जिसमें कोशिकाओं के संवर्धन के लिए उपर्युक्त परिस्थितियां होती हैं, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन, लवण और मिश्रण करने वाला जो होता है, उससे कहते हैं एजिटेटर। क्या कहते हैं? एजिटेटर, ठीक है। अब सुनना, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो बायोरिएक्टर होता है, उसका क्या नाम है? स्टीयरिंग टाइप। क्या नाम? स्टीयरिंग या विलोडन प्रकार। स्टीयरिंग टाइप या विलोडन, स्टीयरिंग टाइप या विलोडन। अब हमें कल पढ़ना है बायोरिएक्टर दो प्रकार के, मतलब एक ही प्रकार का होता है स्टीयरिंग टाइप, मतलब होते कई प्रकार के हैं। जो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है स्टीयरिंग टाइप। कौन है? स्टीयरिंग टाइप। अब स्टीयरिंग टाइप दो प्रकार का होता था, सिंपल और स्पार्ज। सिंपल और स्पार्ज, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अब पहले हम लोग कहानी सुनते हैं। आज क्या हुआ कि आपके लिए कहानी ये है, कहानी का मेन मकसद ये है कि आपको डेली छोटा हल्का मतलब टारगेट छोटा बनाना है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाना है, छोटा छोटा बना के उसको कंप्लीट करते चलना है। ये नहीं कि हम बड़ा बना ले कंप्लीट ना कर पाए।
हमें कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो इससे अच्छा ये है हम छोटा ही बनाएं, बड़ा ना बनाएं। बड़ा बनाएंगे तो क्या होता है, हम कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। जो कंप्लीट कर नहीं पाते टेंशन होती है भाई हमको। क्या होती है, टेंशन। तो टेंशन ना हो इसके लिए क्या करेंगे, हम टास्क छोटे बनाएंगे। ध्यान सुनना, पहले इसको मिटाते हैं। एक दादी और पोते, हम दादी और पोता रहा करते थे पहाड़ी के उस पार। कहाँ, पहाड़ी के उस पार। तो कहानी को हम लोग फील के साथ पढ़ेंगे। और कहानी का मकसद क्या है कि डेली टास्क बनाइए, वो भी कैसा हो, छोटा हो। कैसा हो, जब छोटा टास्क आप बना लेंगे, जब कंप्लीट बनाने पर कंप्लीट कर लेंगे तो अंदर एक ऊर्जा आएगी, अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा है, कल फिर आप बनाएंगे, कल फिर कंप्लीट। कितना भी छोटा बनाओ लेकिन कंप्लीट करना है बस। ये नहीं कि बस हल्का सा ही बना लिए, कंप्लीट नहीं, मतलब कंप्लीट भी कर लिए, मतलब उतना रहे कि टेंशन दिक्कत ना हो, कंप्लीट आसानी से हो जाए बस। ध्यान सुनना, एक दादी थी, एक दादी थी। कौन थी, दादी थी। चलो भैया, दादी ऐनक लगाई हैं, ठीक है। ये दादी का पोता है, ठीक। अब दादी पहाड़ी के इस पार रहती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे पहाड़ी नहीं बनती। दादी और दादी का पोता पहाड़ी के उस पार रहा करते थे। पहाड़ी ऐसे ऐसे होती कुछ, ठीक है। ये इसे, ठीक, ये पहाड़ी। अब इधर क्या था, वैद्य जी रहा करते थे। वैद्य कौन, वैद्य जी रहा करते थे, जो इलाज करते हैं वैद्य। हाँ ठीक है, वैद्य जी का घर था। ये घर, घर की खिड़की है। ध्यान सुनना, सही से बना दे, बना ही रहे हैं तो अच्छे से बनाते हैं हम लोग। अब सुनना, यहाँ वैद्य जी बैठे रहा करते थे। यहाँ वैद्य जी, ध्यान सुनना। अब क्या हुआ, एक रात अचानक से दादी की तबीयत खराब हो गई। दादी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। अब रात समझ लो एकदम काली रात थी। अब दादी और दादी का पोता एक झोपड़ी में रहा करते थे। और झोपड़ी में एक छोटी सी लालटेन थी। क्या थी, लालटेन थी। दादी की तबीयत खराब हो गई तो दादी से पोता कहता है, दादी माँ हम दवा लाने तो उस पार वैद्य जी के पास जा सकते हैं, लेकिन अपने पास टार्च नहीं है। क्या नहीं है, टार्च नहीं है। तो दादी माँ क्या कहती है, इसको देती है ये लालटेन, कहती है आप इसको लो और चले जाओ। तो दादी से कहता है, दादी इससे ज़्यादा दूर नहीं दिखता है, बस केवल 2 कदम दिखता है। कितना दिखता है, 2 कदम दिखता है। तो मैं कैसे जा पाऊँगा। दादी ने कहा, बेटा आप एकदम छोटे छोटे कदम बढ़ाइएगा। जैसे ही आप एक कदम बढ़ाएंगे उसके आगे आपको दिखने लगेगा। आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं और जैसे ही आप एक कदम बढ़ाएंगे आपको एक कदम और आगे दिख जाएगा। तो आप ऐसे करके चले जाइएगा। तो बच्चा ऐसे करके ही जाता है और दवा लेके वैद्य जी से वापस भी चला आता है और दादी ठीक भी हो जाती हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं बना लेना है कि हम बना लें कि आज पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर डालेंगे, पूरी केमिस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं, हल्का हल्का बनाएंगे, सब बनाएंगे, सब कुछ हल्का हल्का, और उतना ही बनाएंगे जितना कंप्लीट कर सकें। नहीं तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो नींद नहीं आएगी अच्छे तरीके से, मतलब मन नहीं लगेगा, सोचेंगे अभी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये उतना बनाओ जितना कंप्लीट कर सको बस। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में बायो रिएक्टर के साथ, और आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।